विदेशी आक्रमण। फॉरेन इन्वेजन्स इन प्री मौर्यन पीरियड, या पूर्व मौर्य काल में विदेशी आक्रमण। तो ध्यान रखेंगे, हम उन विदेशी आक्रमणों के बारे में बात करेंगे यहां पर जिन्हें भारत के इतिहास में भारत पर होने वाले सबसे पहले विदेशी आक्रमण माना जाता है। भाई, जब मगध से राजवंशों की शुरुआत हुई, तो ध्यान रखेंगे जब पहला ही राजवंश शुरू हुआ जो कि हर्यक वंश माना गया था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और लास्ट शासक था नागदशक। तो जहां एक तरफ मगध में हर्यक वंश से शुरुआत हुई थी राजवंशों की, या मगध में जब हर्यक वंश का शासन था, तो ध्यान रखेंगे हर्यक वंश के ही शासनकाल में भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण हो चुका था। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत पर सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ वो किसने किया? पर्शियंस ने किया। तो लिखेंगे पर्शियन इन्वेजन, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं ईरानी आक्रमण। भारत पर होने वाला सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसने किया? पर्शियंस ने किया या ईरानियों ने किया। आप जानते होंगे ईरान का ही पुराना नाम क्या था? पर्शिया, या इसको हिंदी में फारस कहा जाता था। इसीलिए इसको आप ईरानी आक्रमण भी कह सकते हैं या फारसी आक्रमण भी कह सकते हैं। इसी को भारत पर होने वाला सबसे पहला क्या माना जाता है? विदेशी आक्रमण माना जाता है। और ध्यान रखेंगे ईरानियों के ही द्वारा सबसे पहले 1400 बीसी का, यानी कि 1400 ईसा पूर्व का, ईसा मसीह के जन्म से भी 1400 साल, लगभग 1400-1500 साल पुराना माना गया है बोगज कोई अभिलेख को या बोगज कोई इंस्क्रिप्शन को। और ये भी खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ मिला था। वो खरोष्टी लिपि जो कहां से आई है? पर्शिया से आई है या फारस से आई है। ऐसा इसलिए मान लिया गया क्योंकि ये अभिलेख भी हमें कहां से मिला? फारस से ही मिला। और आप जानते हैं कि यदि हम भारत में सबसे पुराने अभिलेखों की बात करें तो भारत में सबसे पुराने अभिलेख सम्राट अशोक के अभिलेख माने जाते हैं, जो हमें मुख्य तौर पर खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में ही मिले हैं। भाई, हालांकि यूनानी और आरमेइक लिपि में भी अशोक के अभिलेखों की प्राप्ति हुई है या अशोक के अभिलेख मिले हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो अशोकास इंस्क्रिप्शंस हैं या जो अशोक के अभिलेख हैं वो हमें मिलते ही कहां से हैं, या फिर मिलते ही किस भाषा में या किस लिपि में है? तो जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत से हमें अशोक के अभिलेख मिले हैं वो महत्वपूर्ण रूप से ज्यादातर खरोष्टी लिपि में मिले हैं, खरोष्टी लिपि में लिखे हुए मिले हैं। और जो मध्य और पूर्वी भारत से मिले हैं वो अधिकतर किस में है? ब्राह्मी लिपि में है। इसीलिए एक सवाल बनता है कि बताइए, सम्राट अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा किस शासक से मिली थी, या फिर किस शासक से इन्फ्लुएंस होकर ही अशोक ने अपने शासनकाल में अभिलेख लिखवाने की प्रथा शुरू की थी? तो ध्यान रखेंगे वो भी कौन है? डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम। तो आप लिख सकते हैं एक लाइन का इंस्क्रिप्शन, लिखेंगे एम्परर अशोका स्टार्टेड writing the inscriptions by getting influenced from डेरियस फर्स्ट। दारा प्रथम से ही प्रभावित होकर इसी आक्रमण। और ध्यान रखेंगे यहीं पर प्री मौर्यन क्या पीरियड क्या होता है? समाप्त होता है। और हम सब जानते हैं इसी के बाद स्थापना होती है मगध के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़े और सबसे ताकतवर शक्तिशाली राजवंश की, जिसे हम जानते हैं मौर्यन पीरियड या मौर्य काल के नाम से। चलिए जी, हेडिंग डाल लीजिए, मौर्यन पीरियड या मौर्य काल। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे उन सोर्सेस के बारे में या उन स्रोतों के बारे में
जहां से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप जानते हैं कि इतिहास, भाई आप जानते हैं कि इतिहास के बारे में जानकारी के हमारे पास मुख्य रूप से दो प्रकार के सोर्स होते हैं, या तो लिटरेरी सोर्सेज या तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। कहने का मतलब या तो साहित्यिक स्रोत या फिर पुरातात्विक स्रोत। तो सबसे पहले लिख लीजिए वो लिटरेरी सोर्सेज, या वो साहित्यिक स्रोत जो हमें जानकारी देते हैं किसके बारे में, मौर्य वंश के बारे में या मौर्यन पीरियड के बारे में। तो कहने का मतलब यहां पर हम उन पुस्तकों के नाम लिखेंगे, उन ग्रंथों के नाम लिखेंगे, उन साहित्यों के नाम लिखेंगे जहां से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और आप जानते हैं मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण लिटरेरी सोर्स है, लिखेंगे सबसे पहले अर्थशास्त्र। मैं बोल रहा हूं सारे के सारे, लिखिए फटाफट।